बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन अकाउंट ये टर्म ऑफ पेमेंट है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के लिए अलाउ करता है। और ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो के जिसमें हमने एडवांस पेमेंट को डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए 3 टाइप की टर्म्स ऑफ पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अलाउ करता है। उनमें नंबर 1 क्लीन पेमेंट्स होती हैं, नंबर 2 डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट पेमेंट होती हैं और नंबर 3 एलसी के अगेंस्ट यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट पेमेंट होती हैं। अब इन तीनों टर्म्स ऑफ पेमेंट के आगे इनके कुछ पोर्शन हैं, जैसे कि जो क्लीन पेमेंट्स होती हैं उनमें नंबर 1 एडवांस पेमेंट होती है, उसको भी क्लीन पेमेंट कहा जाता है, और नंबर 2 ओपन अकाउंट होता है, उसको भी क्लीन पेमेंट कहा जाता है। एडवांस पेमेंट क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नेक्स्ट जो है ओपन अकाउंट, उसको आज देखते हैं कि ओपन अकाउंट क्या होता है। ओपन अकाउंट के अगेंस्ट एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कुछ भी डिस्पैच कर देता है डायरेक्टली, उसके डॉक्यूमेंट्स उसको डिस्पैच कर देता है। इंपोर्टर वो डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक के पास रजिस्टर्ड करवाता है, यानी कि उसका जो आई फॉर्म होता है इंपोर्ट फॉर्म वो रजिस्टर्ड कराता है कि जी इतनी अमाउंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उसका BL इनवाइसेस और जो भी बैंक को नेसेसरी चीज़ें चाहिए होती हैं इंपोर्टर की वो उसको प्रोवाइड करता है अपने बैंक को कि जी ये इतने डॉलर की एंट्री है, ये अमाउंट मैंने अगले 6 माह में पे करनी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो ओपन अकाउंट के तहत इंपोर्ट होती है उसको 6 माह के लिए अलाउ करता है। लेकिन बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में जो उनके सेंट्रल बैंक होते हैं उनके फिर अपने प्रोसीजर है। दुबई में जैसे 1 साल तक हो सकती है, किसी और भी मुल्कों में 6 माह से 1 साल तक का टेन्योर चलता है कि आप 6 माह बाद पाकिस्तान में जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं ओपन अकाउंट के तहत उसकी पेमेंट 6 माह में कभी भी कर दें, या फिर जहाँ पर इससे ज़्यादा पीरियड है उसमें कर दें। तो अब एक्सपोर्टर ने डायरेक्टली इंपोर्टर को कंसाइनमेंट भी डिस्पैच कर दी, शिप कर दी और डॉक्यूमेंट्स भी कर दिए। इंपोर्टर वो डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास से रजिस्टर्ड करवाएगा जी कि इतनी अमाउंट की शिपमेंट मैं ले रहा हूँ, कस्टम क्लियरेंस करवा रहा हूँ, ये उसका ओरिजिनल BL इनवाइसेस ये हैं, तो इतनी पेमेंट आप अपने पास रजिस्टर्ड कर लेंगे, मैंने इनको पे करना है, यानी इतनी अमाउंट मैंने ट्रांसफ़र करनी है आपके थ्रू, यानी कमर्शियल बैंक के थ्रू जो भी उसका बैंक होगा। अब कमर्शियल बैंक वो एंट्री स्टेट बैंक को मंथली अपनी जो रिटर्न भिजवाता है उसमें मेंशन करता है कि जी इतनी इंपोर्ट की पेमेंट्स जो हैं वो हमने की हैं या भी करनी है, तो मतलब टोटल जो बैंक का बिज़नेस होता है वो स्टेट बैंक को कन्वे किया जाता है। तो वो कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जी कि ये ओपन अकाउंट की इंपोर्ट है तो इतनी पेमेंट अभी हमने करनी है। फिर विदिन 6 मंथ जब भी इंपोर्टर के पास उतने पैसे होंगे वो उतने पैसे अपने बैंक के पास जाएगा, उसको रुपीज़ में पे करेगा, बैंक उसको जो भी डॉलर एक्सचेंज रेट होगा और बैंक उसको अपनी फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्टर को पे कर देगा। तो ये हुआ ओपन अकाउंट। अब मसला ये कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें ओपन अकाउंट हम क्यों खोल रहे हैं या ये किस जगह पे काम करता है। तो ओपन अकाउंट उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है जब एक्सपोर्टर खुद ही इंपोर्टर होता है और ख़ुद ही एक्सपोर्टर होता है, या फिर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों इतने क्लोज़ हैं कि वो एक दूसरे पे अंधा एतकाद रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, उनके बिज़नेस रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि भाई ये कोई भाग जाएगा पेमेंट लेके। तो इसलिए ऐसी जगहों पे ऐसी सिचुएशन के ऊपर ओपन अकाउंट ट्रांजैक्शन होती हैं। अब एक तो तरीका ये हो गया कि जी दोनों को ट्रस्ट है, लेकिन दूसरा तरीका जो बताया कि ये बेसिकली एक्सपोर्टर ही इंपोर्टर होता है। किस तरह से, जैसे पाकिस्तान में जितने भी बड़े टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं या लेदर के आइटम के ग्रुप्स हैं या फिर सर्जिकल आइटम है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं या जो भी बड़ा बिज़नेस है, उनके अपने ऑफिस डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं। जैसे मैं ख़ुद अपना एक ऑफिस रखता हूँ दुबई में, और वो जो दुबई में कंपनी रजिस्टर्ड है वो किसी और नाम से रजिस्टर्ड है, मतलब XYZ LLC।
अब जो पाकिस्तान में कंपनी है वो NSCO के नाम से रजिस्टर्ड है, नेस्को के नाम से। तो इट मीन्स के 2 सेपरेट कंपनीज है, लेकिन उसके पीछे बंदा एक ही होगा, मालिक एक ही होगा, ऑनर। तो अब जब मैं अपनी दुबई वाली कंपनी को पाकिस्तान से कुछ भिजवाऊंगा तो मैं डॉक्यूमेंट्स में वो एक सेपरेट कंपनी है, लेकिन बेसिकली तो मैं खुद ही अपने आप को भिजवा रहा हूँ। तो अब मेरा ट्रस्ट तो अपने आप पे तो हो गई। तो यहाँ पर फिर ओपन अकाउंट होगा कि मैंने यहाँ से शिप कर दिया दुबई वाली कंपनी के नाम पे, वो भी मेरी है और यहाँ पे भी मैं ही बैठा हूँ। तो वहाँ से जब वो सेल हो जाएगी कंसाइनमेंट, तो मैं उसकी पेमेंट जो है या वहाँ से पाकिस्तान में करवा दूँगा कि जी पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट हुई थी, कोई वेजिटेबल है, फ्रूट है, टेक्सटाइल है, तो उसकी पेमेंट उतनी वहाँ से आ जाएगी। तो सिमिलरली जितने भी बड़े टेक्सटाइल ग्रुप हैं इनके जर्मनी में, USA में, कनाडा में, डिफरेंट जगहों पे जहाँ पर भी इनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे ऑफिस किसी और नाम से रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये अपनी कंसाइनमेंट बेफिक्र होकर ओपन अकाउंट के तहत वहाँ पे भिजवा देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, वो भी ओपन अकाउंट्स के तहत इंपोर्ट हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर किसी को कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, तो वो जो मैन्युफैक्चरर होगा उससे चूँकि उसके लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप हो चुके होंगे या कर रहा होगा, तो वो म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है कि जी जैसे हम अगले 10 साल तक आपसे ये लेते रहेंगे। तो वहाँ पे फिर वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो होती रहती हैं कि जी ठीक है रॉ मटेरियल है। हाँ, ये भी बात है कि आप इसमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं, आप इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स इंपोर्ट कर सकते हैं, आप इसमें स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, आप इसमें एरोप्लेन रिलेटेड, इस तरह से एक लंबी लिस्ट है कि ये चीज़ें तो आप ओपन अकाउंट में बेफिक्र होकर इंपोर्ट कर सकते हैं और पेमेंट विदिन 6 मंथ जब भी आपके पास हो आप पे कर दें, बशर्ते कि एक्सपोर्टर इस पर एग्री हो। तो अब एक्सपोर्टर कैसे एग्री होगा? एक्सपोर्टर या तो आपकी बड़ी बल्क क्वांटिटीज़ हो जो उससे म्यूचुअली आपका एग्रीमेंट हो चुका है कि जी हम इतने साल तक कितनी मंथली क्वांटिटी आपसे लेते रहेंगे, तो तब भी वो आपको करता रहेगा, आप पेमेंट करते रहेंगे, वो शिपमेंट करता रहेगा। तो ये सिलसिला चलता रहा। या फिर उसी कंपनी का यानी एक्सपोर्टर का ही कोई इंपोर्ट हो किसी दूसरी कंट्री में, तब भी एक्सपोर्टर बेफिक्र होकर उधर शिपमेंट करता रहेगा और जो इंपोर्ट कंपनी होगी वो उसको सेल करके वापस एक्सपोर्टर को पेमेंट करती रहेगी। अगर आप दुबई की मार्केट को देखें, सिंगापुर की मार्केट को देखें, हांगकांग की मार्केट को देखें, तो ये सारी जो इंटरनेशनल ट्रेड हब हैं ये सारे के सारे ओपन अकाउंट के ऊपर चल रहे होते हैं। दुबई में जितना फ्रूट है, वेजिटेबल है, जो पेरिशेबल आइटम है, ये सारी की सारी दूसरे मुल्कों से आती हैं ओपन अकाउंट के तहत। वहाँ पे या तो एक्सपोर्टर का ही अपना ऑफिस होता है, अपने लोग बैठे होते हैं, एक्सपोर्टर वहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट करते हैं और सेल करके पैसे वापस एक्सपोर्टर को भिजवा देते हैं। लेकिन जब तक सेल ना हो तो वो कंसाइनमेंट एक्सपोर्टर की ही काउंट होती है कि जी एक्सपोर्टर ने 10 कंटेनर भिजवाए हैं और वो 10 कंटेनर वहाँ पे अनलोड हो गए हैं और वो पड़े हैं। अब और एक और बात कि ये उन चीज़ों पे भी ओपन अकाउंट होता है जिनकी प्राइसेस डेली चेंज होती रहती हैं। तो जब प्राइसेस मार्केट में स्टेबल ना हो तो फिर भी ओपन अकाउंट के ऊपर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो फ़ायदा मंद होती है। जैसे दुबई की मार्केट है, तो आज जो रेट चल रहा होगा कल वो रेट हो सकता है ज़्यादा हो सकता है हो जाए और हो सकता है वो कम हो जाए। तो अब आज जो कंसाइनमेंट मिली है वो कल जब रेट अनाउंस होगा उस कमोडिटी का, उस प्रोडक्ट का, तो अगर वो रेट फिजिबल होगा, अगर वो प्रॉफिटेबल होगा तो वो कंसाइनमेंट सेल होगी, अदरवाइज़ वो कंसाइनमेंट एक दिन या जितनी भी उसकी लाइफ है जो पेरिशेबल आइटम्स हैं अगर, तो वो उतनी देर तक होल्ड रखेंगे, फिर उस वक्त उसको सेल कर देंगे जब वो समझेंगे कि अब और होल्ड नहीं हो सकता और जो भी प्राइस है अब इसके ऊपर सेल करना है। तो या प्रॉफिटेबल प्राइस पे सेल होगा या फिर उस वक्त सेल होगा जब वो नियर टू एंड उसकी लाइफ होगी, तो उससे पहले उसको जो भी प्रिवेलिंग प्राइस होगी मार्केट की उसके ऊपर सेल कर दिया जाएगा। और वहाँ पे जो अगर ब्रोकर बैठा है तो वो अपनी कमीशन रख के बाकी पेमेंट एक्सपोर्टर को कर देंगे। अगर एक्सपोर्टर का अपना ही ऑफिस है तो तब भी वो अपना खर्चा जो ऑफिस का होता है कि जी कुछ मतलब वहाँ पे रहने का, तो उतना
एक्सपोर्टर उनको कहेगा कि इतना रख के बाकी अमाउंट इधर ट्रांसफ़र कर दो, फिर तो उसका अपना बिजनेस है, वो जैसे जितनी अमाउंट समझता है कि इतनी लानी ज़रूरी है उतनी ले आएगा, बाकी का पैसा उधर का उधर ही रह जाएगा। तो इस तरह की भी टैक्टिक्स भी यूज़ होते हैं। तो इस तरह से ओपन अकाउंट का जो है इस्तेमाल होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। जैसे बताया कि हर पेमेंट टर्म के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है, कि अगर स्टैंडर्ड एलसी है जो सबसे ज़्यादा दुनिया में काम होती है, तो वही हर चीज़ में वही होनी चाहिए, यानी हर टर्म उसी स्टैंडर्ड एलसी के गर्द ही घूमनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो इट मीन्स कि स्टैंडर्ड एलसी हर जगह पे काम नहीं आती, तो स्टैंडर्ड एलसी के अलावा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स इंपोर्टर एक्सपोर्टर को फेस करने पड़ते हैं कि जहाँ पे वो समझते हैं कि भाई अब इसका कोई और हल निकालना चाहिए। तो वो जो और हल जब निकालते हैं तो फिर वो डिफरेंट जो हल होंगे उनको फिर गवर्नमेंट भी देखती है उन कंट्रीज़ की कि भाई ये जो डिफरेंट टैक्टिक्स इंपोर्टर एक्सपोर्टर यूज़ कर रहे हैं तो इसको किस तरह से लीगलाइज किया जाए। तो उस लीगलाइज करने में फिर वो डिफरेंट टर्म्स ऑफ पेमेंट को डिफ़ाइन करते हैं या उसको कंपाइल करते हैं कि अच्छा इस तरह से करें, इस तरह से करें, ताकि उनके टैक्सेस की कलेक्शन हो सके। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो भी टर्म्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे लोकल पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ करता है बिज़नेस को, उनमें जो क्लीन पेमेंट्स होती हैं दो तरह की, उनमें नंबर 1 तो एडवांस पेमेंट और नंबर 2 ओपन अकाउंट, इसको हम कहेंगे ये क्लीन पेमेंट्स हैं। नेक्स्ट फिर डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस के, जिसमें फिर 2 तरीके हैं, और उसके बाद फिर लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसमें कोई 7, 8, 10 एलसीज आएंगे डिफरेंट, फिर उनको लाइन में लेके आएंगे। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।